अंग्रेज की नौकरी करना भी बड़े दिल गुर्दे का काम है। मिस्टर बर्नौट ने मेरे खिलाफ एक छोटी सी शिकायत पर मेरा तबादला बड़े स्टेशन से ब्रांच लाइन के एक छोटे से स्टेशन पर कर दिया। मैं लाख कोशिश के बावजूद अपना तबादला न रुकवा सका। हुआ ये कि शहर का एक मशहूर अंग्रेज नवाज जमींदार जाहिद अली, जो अंग्रेज के दौर का गुलाम और वफादार था, कराची जाने की गरज से स्टेशन पर आया तो मैं उसकी खिदमत उसकी मर्जी के मुताबिक शायद ना कर सका, क्योंकि फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम अपनी मुरम्मत के बायस काबिल इस्तेमाल ना था और मिस्त्री वहां काम कर रहे थे और मेरे रूम में इतनी जगह ना थी कि मैं जाहिद और उसके साथ आई बारात को कुर्सियां पेश कर सकता। गाड़ी आई और वो उसमें सवार हो गया। गाड़ी चली गई तो कुली अब्दुर्रहमान मेरे पास बड़ा ही अफसुर्दा चेहरा लेकर आया। बाबूजी, ये अच्छा नहीं हुआ। उसने स्टूल पर बैठते हुए सिगरेट सुलगाते हुए कहा। क्या हुआ? मैंने रकम का इंतराज करते हुए उसकी तरफ सवालिया नजरों से चौंक कर देखते हुए कहा। चौधरी जाहिद इधर से बुरा तासुर लेकर गया है। अच्छा, वो किस लिए? मैंने किताब बंद करते हुए कहा। मैंने उसे बोगी में सवार कराया है। वो बड़े तीखे अंदाज में कह रहा था कि तुम्हारा मास्टर कुछ ज्यादा ही खुद एतमाद हो गया है। चलो, मैं तो जा रहा हूं, मगर वापसी पर उसका बंदोबस्त भी करता आऊंगा। इतना कहकर अब्दुर्रहमान तो सिगरेट की कश लेने लगा, मगर मैं परेशान हो गया और कहा, फिक्र मत करो अब्दुर्रहमान, मैंने अपनी हिम्मत और मेरिट पर यह नौकरी हासिल की है, किसी अंग्रेज के तलवे चाट कर नहीं। इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या हो। बस यही हो सकता है कि मेरा तबादला कर दिया जाए, और क्या हो सकता है। और वैसे भी जाहिद जैसे लोग इन अंग्रेजों के तलवे चाट कर आज इस मकाम पर हैं, और मुझे इन जैसों की कोई परवाह नहीं। और फिर वही हुआ जिसका मुझे धड़का था। तीसरे रोज ही मेरे तबादले के ऑर्डर्स आ गए। मेरी जगह मेहराब का स्टेशन मास्टर सेवक राम आ गया। उसने मेरे तबादले पर अफसोस का इजहार किया और मुझे ऑफर की कि मैं 2 रोज तक चार्ज नहीं लेता। अगर मैं 2 रोज तक ट्रांसफर रुकवा लूं तो कोशिश करके देख लो, क्योंकि बैठे बैठाए मुसीबत मेरे गले में पड़ी थी। यही हाल उसका भी था। मैं तो खैर अकेला था, मगर उसके बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे और कई दूसरे मसाइल भी उसे दरपेश थे। मैंने बहुत कोशिश की, चापलूसी जीत गई और मेरिट हार गया। हर तरफ से नाकाम होकर मैंने चार्ज छोड़ दिया और अपने सामान को इकट्ठा करके अपनी नई मंजिल की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने जी भरकर चौधरी जाहिद को कोसा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़कर हथौड़े से उसका भेजा निकाल लेता। चापलूस लोग आखिर क्या नहीं करते, तलवे चाटने में हर हद क्रॉस कर जाते हैं। कर्तबापुर पहुंचकर मुझे हर चीज तैयार मिली। स्टेशन मास्टर नजीर अली इस तबादले पर बहुत खुश था, मगर मैं उसके बरक्स खासा परेशान, क्योंकि अक्सर मैं अपने घर एक माह में 2 से 3 चक्कर लगा लेता था और पीछे काम भी चल जाता था। यहां दिन में 2 बार पैसेंजर गाड़ी रुकती थी। छोटी सी इमारत और छोटा सा प्लेटफॉर्म, 2 अदद बेंच, एक पानी का नल, 2 अदद मिट्टी के तेल से रोशन होने वाले खंभे और 2 ही सिग्नल, और इधर मौजूद मुझ समेत 4 मुलाजमीन के सरकारी क्वार्टर्स। कर्तबापुर एक छोटा सा कस्बा था। उसकी आबादी शायद 8000 अफराद पर मुश्तमिल थी। स्टेशन के साथ दूर तक गड़ी के बूढ़े दरख्तों का ताहद निगाह सिलसिला था, जो शहर से होता हुआ जंगल में कुटमुट हो जाता था। स्टेशन चूंकि आबादी से फासले पर था, इसलिए यहां वही लोग थे जिनका वास्ता स्टेशन से या सरकारी महकमों से था, मसलन महकमा जंगलात, महकमा अखबार वगैरह। हम बहुत जल्द एक दूसरे के वाकिफकार हो गए। शहरी आबादी में डाकखाना था। 2 वक्त डाकिया डाक लेने और देने आया करता था, और गाड़ी के औकात में आने जाने वाले मुसाफिर थे। ये था कुल असासा इस स्टेशन का। मेरा क्वार्टर छोटे से 3 कमरों पर मुश्तमिल था, जो स्टेशन की इमारत से थोड़ा हट कर था। मेरा अमला एक कांटे वाला और एक झाड़ू वाला था। टिकट मैं खुद ही देता और गाड़ी गुजारता था। मेरे क्वार्टर की सफाई प्रीतम नामी मुलाजिम करता था, और वो रात की रोशनी से लेकर मेरे जाती काम तक कर लेता था। सुबह गाड़ी गुजार कर मैं लंबी तान कर सो जाया करता था। इस दौरान प्रीतम मेरे कमरे के बाहर बैठा ऊँगता रहता था। शाम की गाड़ी अक्सर रात को आती, बसा औकात कई घंटे लेट भी हो जाती थी। स्टेशन पर थोड़ी सी रौनक भी हो जाती थी और मुख्तलिफ लोगों से मिल बैठने का मौका मिल जाता था। एक दिन मौसम अबरालूद था। गाड़ी गुजार कर मैंने रकम का इंतराज किया तो प्रीतम मेरे दफ्तर में आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी।
उसने मुझे मुखातिब किया। आर्यन बाबू, उधर एक संदूक पड़ा है। कहां? मैंने दरियाफ्त किया। नल के सामने वाली कुर्सी के नीचे, प्रीतम ने बताया। कोई सवारी भूल गई है शायद, मैंने जल्दी जल्दी कुंडी लगाते हुए कहा और प्रीतम के साथ हो लिया। वाकई वहां दरख्त के साए के नीचे एक आनी संदूक पड़ा था जिसके कुंडे पर देसी ताला झूल रहा था। हिलाकर देखा तो वो बहुत वजनी मालूम हुआ। प्रीतम, इसे कोई सवारी जल्दी में भूल गई, आओ इसे उठाकर अंदर ले चलते हैं। ठीक है आर्यन बाबू, प्रीतम ने कहा। हम दोनों बड़ी मुश्किल से उस संदूक को उठाकर दफ्तर में लाए। मैंने जरूरी तसव्वुर किया कि इसका मेमो काट दूं ताकि यह रिकॉर्ड में आ जाए। काम करते करते अक्सर मेरा ध्यान बार बार उस संदूक की तरफ पलट जाता था और यही हाल प्रीतम का था। उसके चेहरे से यूं मालूम होता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है मगर कह नहीं पाता। मगर हम दोनों उस संदूक को लेकर काफी मुतजस्सिस थे कि आखिर ये कौन भूल गया है और इसमें क्या है। मैं काम करने के दौरान सवारियों का तज्जिया करता रहा जो मुझसे टिकट लेकर गईं, मगर मैं अपने जहन में इस तौर पर कोई फैसला न कर सका। मैंने उस संदूक के बारे में जानबूझकर हुक्काम को कुछ नहीं बताया था, मबादा उसका क्लेम आ जाए और मैं उसके मालिक के सुपुर्द करके उससे जान छुड़ाऊं। मगर 3 दिन तक उसका कोई वारिस न आया। प्रीतम ने कहा कि कम से कम संदूक को खोलकर देखा जाए। मैंने प्रीतम को कहा कि संदूक को उठाकर मेरे क्वार्टर में ले जाए ताकि उसे वहां खोला जा सके। ट्रेन निकालकर जल्दी से मैंने काम खत्म किया और क्वार्टर की जानिब चल दिया जहां वो मेरा मुंतजिर था। उसने कुफल तोड़ने के सामान पहले से ही तैयार कर रखे थे। मैंने क्वार्टर बंद किया और प्रीतम की तरफ देखा जो मेरे इशारे का मुंतजिर था। झट से उसने सलाख ताले में फंसाकर एक झटका दिया और ताला खुल गया। मैंने उसे ढक्कन उठाने को कहा। जैसे ही ढक्कन ऊपर उठा, अचानक संदूक से बदबू के भपके उठने लगे जिसकी नागवार बू मेरे अंदर सरायत कर गई। संदूक के ढक्कन पर नामालूम जबान में एक इबारत तहरीर थी और अंदर कुछ गाढ़ा सयाल मादा पड़ा हुआ था और बदबू उसी मादे से आ रही थी। प्रीतम के चेहरे पर खौफ के आसार फैलते जा रहे थे। मैंने कै से बचते हुए उपकाई लेकर प्रीतम को मुखातिब किया। इस वाहियात के लिए तुमने मुझे 3 दिन से परेशान कर रखा था। फौरन इसे बंद करके बाहर फेंकाओ, पता नहीं क्या बला है इसके अंदर। बाबूजी, ये किसी महान योगी का काम लगता है, पता नहीं क्या बला है ये। प्रीतम ने संदूक को बंद करते हुए कहा। मैंने बड़ी मुश्किल से संदूक उसके सर पर रखवाया और कहा कि इसे दूर फेंकाओ। प्रीतम के जाने के बाद मैंने क्वार्टर की खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह से खोल दिए ताकि बदबू जल्दी से बाहर निकल जाए। खुदा जाने कैसा सड़ियल मादा था जिसकी इतनी वाहियात किस्म की बदबू थी। मेरे तो नाक के बंद वॉल्स खुल गए। थोड़ी देर बाद प्रीतम भी आ गया और उसने बताया कि वो संदूक को जंगल में फेंक आया है। इस वाकये को 1 हफ्ता गुजर गया और हम तकरीबन उसे भूल चुके थे। इसी दौरान गांव में एक अजीब वाकया पेश आ गया। गांव के मंदिर के ब्रह्मचारी को किसी अजीब बला ने काट लिया और उसका पूरा जिस्म नीले नीले आबलों से भर गया। वो बेचारा तड़प तड़प कर इबरतनाक मौत मर गया। इस वाकये के ऐनी शाहिदैन के जहनों पर इतना शदीद असर हुआ कि वो जैसे गूंगे बहरे होकर घरों में दहशत से दुबक कर बैठ गए। सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर थी कि पुजारी का जिस्म एक तरह के नीले सयाल मादे की शक्ल में बह गया था। उसके जिस्म के गोश्त और हड्डियां पानी बन गई थीं। इस दर्दनाक मौत ने गांव की फजा में वहशत फैला दी थी। अंग्रेज सरकार की पुलिस भी मौके पर आ गई और ऐनी शाहिदीन से बयानात लिए, लेकिन वो किसी नतीजे पर न पहुंच सके। प्रीतम ने क्रियाक्रम में शिरकत की। उसने मुझे बताया कि लाश के ऊपर उबलने वाले बड़े बड़े आबलों से नीले रंग का सयाल मादा खारिज हो रहा था और उससे बदबू के भपके उठ रहे थे जिनको देखकर सबकी खौफ से गिग्गी बन गई। मैंने अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा, हो सकता है कि ब्रह्मचारी को किसी जहरीली चीज ने काट लिया हो। और प्रीतम हाथ जोड़कर राम राम करता हुआ सफाई करने लगा। इस वाकये को ज्यादा दिन ना गुजरे होंगे कि शादी हॉल का मालिक रेशम सिंह, जो कि एक माना हुआ पहलवान था, इसी हालत में मुर्दा पाया गया। वो शादी हॉल के करीब खाई में औंधे मुंह पड़ा था। उसके जिस्म का भी वही हाल था जो ब्रह्मचारी का हुआ था। पूरे कर्तबापुर में इसे राम का इंतकाम कहा जाने लगा और खौफ ने इस गांव में घर कर लिया था। हर फर्द खौफ से लर्जा बरंदाम था। हिंदुओं ने अपने मजहब के मुताबिक मंदिर में बलि चढ़ाना और भजन गाना शुरू कर दिया। हर रोज सुबह शाम भगवान की प्रार्थना की जाती और बलि चढ़ाई जाने लगी। मगर लोग इतने खौफजदा हो गए थे कि रात तो रात दिन को भी गलियां सुनसान हो गईं।
हर फर्द खौफ से घर में दुबक कर बैठ गया। हर एक के होंठों पर उस सब्ज मौत का तस्करा था। मगर तीसरे रोज फिर एक और नौजवान को इस सब्ज मौत ने आ घेरा। वो अपने छोटे से मकान में अकेला रहता था। इन यके बाद दीगरे वाकयात में एक चीज मुश्तरक थी कि मरने वाले अकेले रहते थे, और जब उनकी लाश जलाई जाती तो बदबू के ऐसे भभके उठते कि खड़े रहना महाल हो जाता था। अब तो गांव वालों ने पुलिस को भी आगाह ना किया, क्योंकि दूसरी बार की कार्रवाई में पुलिस ने उसे जहरीली चीज काटने की कारिस्तानी कहकर हाथ खड़े कर लिए थे। मुझे अब अपना आप खतरे में घिरता हुआ महसूस होने लगा था, क्योंकि मैं भी अकेला रहता था। इसलिए हालात देखकर मैंने प्रीतम को अपने कमरे में शिफ्ट कर लिया था। अगले दिन गाड़ी गुजरने के बाद चंद सवारियां इस इंतजार में थीं कि मैं उनके प्लेटफॉर्म टिकट देखकर उनको जाने दूं, मगर मैं एक बैठी हुई औरत को देख रहा था जो गेट के बजाय दरख्त के नीचे जा बैठी थी। रात के इस वक्त एक औरत का वहां बैठना खिलाफे तवक्को था। एक सवारी के इसरार पर मैं उस औरत को छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ और टिकटें चेक करके उनको रवाना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब सब चले गए और अब मैं और प्रीतम प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े थे, मैंने प्रीतम को उसकी तरफ भेजा ताकि वो पता करे कि उस औरत ने जाना कहां है और वो उसे बता दे कि अब सुबह से पहले कोई गाड़ी नहीं आएगी। प्रीतम कीकर की तरफ बढ़ गया और मैं उसके आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। क्या बात है प्रीतम? बाबूजी, वो बैठे बैठे रोए जा रही है। मेरे बार बार इसरार करने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। मुझे तो वो कोई मुसीबत ज़दा लगती है। आप खुद जाकर मालूम कर लें, माजरा क्या है। मैं सर हिलाता हुआ उसकी जानिब चल पड़ा। वाकई में वो औरत सर झुकाए रो रही थी। मैंने अजराए हमदर्दी उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। उस जगह चूंकि अंधेरा था इसलिए मैं उसे वाज़े तौर पर न देख सका, मगर मैंने महसूस किया कि वो नौजवान 18-20 साल लड़की है जो मुसलसल रोए जा रही है। मैंने गला खंकार कर उसे साफ किया और उसे मुखातिब किया। खातून, आपको कोई मसला दरपेश है तो बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आप मेरी मदद क्या करेंगे? मैं तो हूं ही बदनसीब। मेरा खाविंद मुझे ब्याह कर पूना ले जा रहा था, मगर मुझे इधर उतारकर खुद जाने कहां सवार हो गया। ये कहकर वो फिर से सिसकियां लेने लग गई। अच्छा, आप रोएं मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, मैंने रवानी से कहा। अगर आप इजाजत दें तो मैं रात इधर ही बसर कर लूं, उसने रोते हुए कहा। अरे जनाब, आप भी कमाल करती हैं। इस वीराने में कैसे रात बसर करेंगी? और आजकल इधर के हालात ठीक नहीं हैं। आप ऐसा करें कि हमारे क्वार्टर्स में आ जाएं, आप बेफिक्र रहें। वो शुक्रिया कहकर होले से उठी और मेरे साथ चलने लगी। जब वो मेरे ऑफिस में आई तो उसे देखकर मेरी आंखें चुंधिया गईं। मेरे सामने एक अप्सरा बैठी थी। हल्के आसमानी रंग की साड़ी में मलबूस और सोने से लदी हुई वो वाकई नई नवेली दुल्हन थी। मांग में भरा सिंदूर, मेहंदी भरे हाथ पांव, कीमती जरी के बने जूते उसके दुल्हन होने का सबूत थे। मैंने दिल में उसके खाविंद को 1000 बार लानत भेज डाली कि कैसा नाहिंजार बदसौक इंसान था, इस हूर को छोड़कर चला गया। खातून, आप फिक्र मत करें, मैं हर हाल में आपके खाविंद को ढूंढूंगा इंशाअल्लाह, मैंने उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसने अपनी झुकी निगाहें उठाकर मुझे देखा तो मुझे उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की चमक का एहसास हुआ, जैसे शदीद धूप की तमासत हो। लम्हा भर की निगाहों के तसादुम ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। प्रीतम बाकी ऑफिस बंद करके इस इंतजार में खड़ा था कि मैं उसे कोई हुक्म दूं। इसी एहसास के पेश नजर मैंने उसे दूध लाने का कह दिया और वो जी अच्छा कहकर चल दिया। मैं उस लड़की से बात करने का जवाब तलाश करने लगा। आपका अपने खाविंद से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था जो उसने आपके साथ ये हरकत की? उसने मुझे इस स्टेशन पर उतरने को कहा और मैं उतर गई, मगर जब गाड़ी रवाना हुई तो वो भागकर उसमें सवार हो गए और मैं इस स्टेशन पर अकेली रह गई। उसने साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। निहायत ही जाहिल और बेहिस इंसान था वो। मैंने रजिस्टर में हिसाब चढ़ाते हुए उसे मुखातिब किया। आप कहां की रहने वाली हैं? हैदराबाद के करीब एक छोटा सा कस्बा है, गुलशनपुर, मैं वहां की हूं, उसने मध्यम सी आवाज में बताया। इतने में प्रीतम छागल में दूध ले आया। मैंने दूध को गिलास में डालकर लड़की के आगे रख दिया और उससे कहा कि अगर आप मुसलमान हैं तो मैं आपको चाय बनाई देता हूं, नहीं तो आप दूध पी लें। जी शुक्रिया, मेरा नाम सूनम है, मैं हिंदू हूं, उसने गिलास हाथ में लेकर जवाब दिया।
अच्छा चलें, ऐसा करें कि आप दूध पी लें, फिर हम खाना थोड़ी देर ठहर के खाएंगे और प्रीतम के साथ क्वार्टर में चली जाएं। तब तक आप आराम कर लें। और हां प्रीतम, तुम इनको छोड़कर मेरे पास आओ, इंशाल्लाह हम कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। और एक बात याद रखें खातून, अगर रात को मैं भी आपके कमरे के दरवाजे पर आऊं तो आपने दरवाजा नहीं खोलना, क्योंकि आजकल हालात काफी खराब हैं। उसने सर हिलाया और दूध खत्म करके प्रीतम के हमरा क्वार्टर की तरफ चली गई। मैं उसके बारे में सोचने लगा, खुदा जाने उस नाहिंजार मियां ने इसे किस जुर्म की पादाश में यूं अकेला छोड़ दिया। मैंने बिस्तर दफ्तर में मंगवा लिया था। सोनम ने जो एड्रेस गुलशनपुर का दिया था उस पर मैंने हर मुमकिन रसाई करने का सोचते हुए सो गया। 3 दिन गुजर गए। गुलशनपुर मेरा राब्ता ना हो सका और सोनम मेरे क्वार्टर में मौजूद रही। मैंने हर मुमकिन कोशिश की मगर रसाई हासिल ना हो सकी। असल में गुलशनपुर का स्टेशन मास्टर ईसाई था, जिसे मुसलमानों और हिंदुओं दोनों से नफरत थी। मैंने जब उसे तार भेजा तो उसने तहकीक के लिए ही तनख्वाह दिया और वापस लिख कर भेजा कि इस नाम का इधर कोई फर्क नहीं। मैंने जब सोनम को यह सब कुछ बताया तो वो रूहानसी से सूरत बनाकर रह गई। सोनम के इधर आने से मैं घर के कामों से बेनियाज हो चुका था। औरत से ही घर बनता है और औरत से ही घर होता है, ये बात अब मुझे समझ आने लगी थी। हकीकी मायनों में अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। घर का हर काम सोनम मेरे बताए बगैर कर रही थी। साफ सुथरा क्वार्टर, हर जगह जैसे चमक सी आ गई थी। मगर एक बात ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया था कि पहले हम 3 सेर दूध मंगवाते थे, लेकिन अब दूध 9 सेर आने लगा था, क्योंकि सोनम सिर्फ दूध पीकर गुजारा करती थी। उसका कहना था कि वो शुरू ही से दूध पीती है क्योंकि वो गडरिये थे। मैं जब भी क्वार्टर आता वो मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल करती। उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी की झलक मैंने वाज़े देखी थी और ये बात भी सच थी कि वो मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। उसे देखकर और महसूस करके मेरे दिल के तार बज उठते थे। होंठों पर मुस्कुराहट सी नमूदार हो जाती थी। ये एहसास ही मेरे लिए बहुत कुछ था कि सोनम जैसी लड़की मेरे क्वार्टर में रहती है। यह भी शुक्र था कि कर्तबापुर में आई उस आफत की वजह से लोग घरों में महसूर थे, वरना सोनम को अपने साथ रखने के मुझे जवाब तलाश करने पड़ते। वैसे भी प्रीतम के अलावा अभी किसी को खबर ना थी। आखिरी गाड़ी गुजरने के बाद मैं गोदाम की निगरानी के लिए प्रीतम को छोड़ता हुआ क्वार्टर की जानिब चल दिया ताकि सोनम की खैरियत दरियाफ्त कर सकूं, क्योंकि जब कोई सामान बुक हो जाता था और तादाद में ज्यादा होता तो मुझे उसकी निगरानी के लिए लाजमी प्रीतम को छोड़ना पड़ता था। सोनम ने मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोल दिया और हमेशा की तरह उसने मुस्कुराकर मुझे वालेकुम कहा। सोनम, हैरत की बात है कि आज 6 दिन हो गए मगर तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने राब्ता नहीं किया, मैंने बैठते हुए कहा। मेरी किस्मत बापूजी, उसने मायूसाना अंदाज में खड़े खड़े जवाब दिया। मैं आपके लिए चाय लाती हूं। अरे नहीं, आप तकलीफ मत करें, चाय तो मैंने बना रखी है, उसने मुस्कुराकर कहा और कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में 2 प्याले थे, एक में दूध और एक में चाय थी। चाय की चुस्की लेते हुए मैं और सोनम अब बात कर रहे थे कि अभी तो सिर्फ प्रीतम लाल को बात का इल्म है, अगर ये बात फैल गई तो हमारे लिए मुसीबत बन जानी है। सोनम गहरी सोच में डूब गई। मुझसे उसकी परेशानी देखी ना गई। मैंने हिम्मत करके उसके बाजू को पकड़ लिया और कहा, आप फिक्र ना करें, मैं इसका भी बंदोबस्त कर लूंगा। उसका बाजू मेरे हाथ में था और मेरे जिस्म में एक मुलायम सी सरसराहट का एहसास गूंज गया। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया जैसे मैंने किसी अजीब सी चीज को पकड़ रखा है। इससे पहले कि शायद मैं कुछ और सोचता, सोनम ने चाय की प्याली पकड़ी और बाहर निकल गई और मैं शर्मिंदा सा हो गया। मैं फौरन बाहर निकला और उसे ख्याल रखने की ताकीद करता हुआ दफ्तर की जानिब चल दिया। मगर मेरे दिल में यह लड़की अब बस चुकी थी और सच ये था कि मैं उससे मोहब्बत करने लग गया था। मैं जानता था कि वो हिंदू है, मगर वो मोहब्बत ही क्या जो बगावत ना करे। मैंने दफ्तर आने तक पक्का इरादा कर लिया था कि कल सुबह जाकर मैं सोनम को दिल की बात से आगाह कर दूंगा और कहूंगा कि मुझसे अब मजीद सब्र नहीं होता। मेरी मोहब्बत अब मेरे अंदर हिचकोले खाने लगी है। मेरे ज़ब्त की कश्ती डूब चुकी है, लिहाजा वो हमेशा के लिए मेरी वीरान दुनिया में बहार की आमद बनकर मेरी दुनिया संवार दे और मेरी बीवी बन जाए। मैं यही सोचता हुआ दफ्तर आ गया। चारों तरफ खामोश सन्नाटा और गहरा अंधेरा फैला हुआ था।
स्टेशन पर नस्ब लैम्प की मध्यम रोशनी हवा के दोष पर रख्सा थी। मैं दफ्तर की जानिब बढ़ गया। गोदाम के बाहर प्रीतम जमीन पर बिस्तर बिछाए सिगरेट के कश लगा रहा था। मुझे देखकर वो खड़ा हो गया और सोनम की खैरियत पूछने लगा। मैं उसे बताता हुआ दफ्तर आ गया। मेरा बिस्तर वो बड़ी मेज पर लगा देता था जो यहां दफ्तरी काम के लिए रखी हुई थी। वो मेरे पीछे अंदर आ गया क्योंकि वो रोज मेरे पैर दबाकर सोता था। आज भी उसने लेटते ही मेरी टांगों को दबाना शुरू कर दिया। बाबूजी, हम लोग किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। आपने उसके परिवार को पत्र भी लिखे, परंतु उनका कोई जवाब नहीं आया। हां प्रीतम, मैं इस मसले पर कई बार सोच चुका हूं और कल फिर तार भेजूंगा। अच्छा, अब तुम जाओ और ध्यान से सोना। अच्छा बाबूजी। वो ये कहता हुआ बाहर निकल गया और मैंने दरवाजा बंद कर लिया। फिर सोनम के बारे में सोचने लगा। ये मोहब्बत भी क्या चीज है। अच्छे भले इंसान और स्टेशन मास्टर को मजनून सा बना दिया था। मैं रह रहकर सोनम के बारे में ख्याली पुलाव पकाता रहता और खुद ही मुस्कुराता रहता। वो 5 फुट 2 इंच की लड़की मेरे हवास पर छा गई थी। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। वो बिस्तर पर लेटी बेचैनी से पहलू बदल रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके जिस्म में कुछ हो रहा है जो लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही है। उसके बढ़ने से उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। वो खुद पर कंट्रोल खो रही थी और तब वो हिजानी सी कैफियत में मुब्तला होकर उठ बैठी। अब उसकी आंखें अंगारों की मानिंद रोशन हो गई थीं। उसके मुंह से गहरा सब्ज रंग का गुबार खारिज होने लगा। वो तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कुर्तबापुर में आज भी कोई बदनसीब इस सब्ज मौत की नजर होने वाला था। सब्ज गुब्बार में मध्यम एक नस्वानी साया तेजी से क्वार्टर से निकला और उसका रुख स्टेशन की तरफ था। गोदाम के बाहर प्रीतम दिन भर का थका हारा बेखबर सो रहा था। नस्वानी साया तेजी से प्रीतम की जानिब पड़ा और करीब जाकर वो साया तेजी से एक धुएं की मानिंद प्रीतम के जिस्म पर उमड़ पड़ा और वो बिलबिलाकर उठ बैठा। उसके चंद सानिये तो कुछ समझ में ना आया। फिर उसने आंखें खोलकर देखा। उसके सामने सोनम खड़ी थी जिसकी कहर आलूद निगाहें उसे अपने अंदर उतरती सी महसूस हो रही थीं। प्रीतम खौफ से थरथराने लगा। अचानक सोनम का जिस्म एक तरफ सिमटने लगा और एक नया वजूद तख्लीक होने लगा। उस वजूद ने नागन की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर उसके सामने एक नागन अपना फन फैलाए खड़ी थी। उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि प्रीतम को महसूस हुआ कि वो बेहोश हो रहा है और वो उसके शहर में गिरफ्तार होने लगा है। उसमें मुदाफियत खत्म होने लगी। अचानक नागन रेंग कर प्रीतम के जिस्म पर आई और उसने अपनी 2 शाखा जबान निकालकर तेजी से फन फैलाकर गर्दन पर डंग दे मारा और फिर वो डंग मारती ही चली गई। उसके दांत बार बार प्रीतम के जिस्म में पेवस्त होने लगे और प्रीतम का जिस्म पानी बनकर बहने लगा। मुसलसल डंग मारने के बाद उस नागन ने पलटा खाया और दोबारा से उस नागन का वजूद मिटने लगा। फिर उसकी जगह सब्ज रंग का गुबार सा उभरने लगा जिसमें नस्वानी साया वाज़ेह होने लगा। उस साये ने चंद लम्हे तक प्रीतम को देखा, फिर शान बेनियाजी से चलता हुआ स्टेशन मास्टर के दफ्तर की जानिब पड़ा। फिर आगे जाकर वो रुका और वापस क्वार्टर की जानिब चल दिया। प्रीतम की इबरतनाक लाश गोदाम के आगे पड़ी हौलनाकी फैला रही थी और मेरे इर्द गिर्द लोगों का हुजूम था जो मुझसे तरह तरह के सवालात कर रहे थे क्योंकि उसके जिस्म पर भी सब्ज रंग के आबले नुमाया थे जिससे गंदा सियाल मादा बह रहा था। ताफुन से दिमाग फटा जा रहा था। मैं खौफ से सहमा हुआ खड़ा उस इबरतनाकी को देख रहा था। खौफ के मारे मेरे ठंडे पसीने छूट रहे थे। अब अगर प्रीतम उसका शिकार हो गया था तो हो सकता था कि अगला नंबर मेरा हो। आर्यन बेटे, तैयारी पकड़, अब तेरा नंबर है। मैं दिल में सोचता हुआ मजीद खौफजदा हो रहा था। मेरा प्यारा प्रीतम, कैसी इबरतनाक मौत मर गया। प्रीतम जो कि सरकारी मुलाजिम था इसलिए महकमाना कार्रवाई होने लगी और पुलिस भी होकर चली गई, मगर हमेशा की तरह कोई नतीजा न निकला। मैं उसकी मौत से बेहद अफसुर्दा था। वो मेरा साथी था। गवर्नमेंट ने एक और मुलाजिम जोसेफ को भेज दिया, मगर प्रीतम की मौत मुझे दुख दे गई थी और मैं अपने अंजाम के बारे में सोचने लगा। मैं परेशान हाल क्वार्टर में आया। सोनम ने पुरस्कार मुस्कुराहट के बजाय मुझसे ताज़ियत की और हौसला दिया। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। ऐसा लगता था जैसे उस पर इस वाक़े का कोई असर ना हुआ हो। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं मजीद कुछ देर सोनम के पास रुकता
मगर महकमाना कार्रवाई हो रही थी, इसलिए चल दिया। इस वाक़े को चंद दिन बीत गए, मगर मैं प्रीतम की मौत के कर्ब से न निकल सका। जोसेफ खुशतबा इंसान था, लेकिन उम्र रसीदा था। वो मेरे बताने पर काम करता, वरना बैठा खलाओं में घूरता रहता। एहतियात के पेश नज़र मैंने उसे बताया था कि सूनम मेरी बीवी है। यूं मेरी एक और परेशानी खत्म हो गई थी। सूनम को मैंने मुसलमानों के कपड़े दिए थे ताकि कोई ये अंदाजा न कर सके कि ये हिंदू है। उसने माथे से बिंदिया भी खत्म कर दी। यूं अब वो एक मुसलमान लड़की की शक्ल में ढल गई थी। प्रीतम की मौत के एक हफ्ते बाद जब कुछ हौसला हुआ तो मुझे याद आया कि मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं सूनम से दिल की बात करूंगा और उसको शादी की ऑफर दूंगा, क्योंकि प्रीतम के मरते ही ये राज भी खत्म हो गया था कि वो कौन है। अब तो सब उसे मेरी बीवी समझने लगे थे। उस दिन मैं बाजार गया और सूनम के लिए नए कपड़े, गजरे और जूते खरीदे और उसे थमाते हुए कहा, आज रात मैं तुमसे दिल की बात करूंगा। वो समझ गई कि मैं क्या कह रहा हूं। वो शर्मा गई। मैंने उसे ये कपड़े पहनने को कहा और कहा कि मैं रात को आऊंगा, हम रात का खाना मिलकर खाएंगे, और हां, फिक्र मत करना। वो शर्मा कर बाहर भाग गई और मैं उसकी हालत से महसूस होता हुआ रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। शाम के साये नमूदार होने लगे थे। मेरे दिए हुए कपड़े सूनम ने पहन लिए थे, मगर अंधेरा होते ही उसे फिर नकाहत होने लगी। उसका वजूद लरसने लगा और वो नशे में ढलकने लगी। फिर वो चारपाई से उठी तो अचानक उसका वजूद सब्ज रंग के गुबार में ढलने लगा और उसका वजूद एक नागन की शक्ल इख्तियार करने लगा। काले रंग के कपड़े उसके वजूद से उतर गए और जमीन पर गिर गए, जिनमें से एक सब्ज नागन नमूदार हुई जो बड़ी तेजी से रेंगते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी गुजारकर मैंने हिसाब दर्ज किया और दफ्तर बंद करता हुआ तेजी से क्वार्टर की जाने पड़ा। आज मेरा दिल मारे खुशी के उछल रहा था। मैं आज सूनम को हमेशा के लिए अपना बनाने वाला था। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे खाविन के रूप में कबूल कर लेगी, क्योंकि दोपहर को जैसे उसने रद्द अमल दिया था और शर्माई थी, मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि आग बराबर की लगी हुई है और भड़क रही है। मैं दिल में आने वाले लम्हात का तसव्वुर लिए क्वार्टर में आ गया। मैंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। मैं तेजी से अंदर दाखिल हुआ। सूनम, मेरी आवाज क्वार्टर में गूंजी और फिर अचानक मेरी नजर फर्श पर गिरे कपड़ों पर पड़ी। ये वही काले कपड़े थे जो मैं आज सूनम के लिए लाया था। कपड़ों के अलावा जूते और गजरे भी जमीन पर बिखरे हुए थे। बाकी सामान वैसे का वैसा ही पड़ा था। कपड़ों को देखकर लगता था जैसे उसे किसी ने पहना है, मगर फिर उसने अपने वजूद को उसके अंदर से निकाल लिया है। सूनम, मैंने दोबारा आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने आने वाले अंदेशे के तहत क्वार्टर छान मारा, लेकिन सूनम ना मिली। फिर अचानक जैसे मुझ पर दुखों और उदासी के पहाड़ गिर गए। मुझे लगा कि सूनम मुझे छोड़कर जा चुकी है। मैं दीवानावार लपका, मगर अचानक मेरे नाक में एक नागवार बदबू टकराई। मेरे उठते कदम रुक गए और उदासी की जगह वहशत ने ले ली। मैंने तेजी से क्वार्टर बंद किया और सूनम के कपड़े उठाकर साइड पर रखने लगा। अचानक वही बदबू मेरे नाक से टकराई और मैं खौफ से उछल पड़ा। इस बार यह बू मुझे अपने करीब से आई थी। मैंने लालटेन की रोशनी में देखा, कमरे में सब्ज रंग के जर्रात से नमूदार हो रहे थे और सब्ज गुब्बार सा उठ रहा था। मैं शदीद खौफजदा होकर दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। मुझे उन जर्रात की शक्ल में मौत रक्स करती नजर आ रही थी। मैं खौफ से चीख उठा। करीब था कि मैं बेहोश हो जाता। अचानक एक आवाज मेरी समझ से टकराई, आर्यान एहसन खान, घबराओ मत, ये मैं हूं सूनम, जिसके एहसास की खुशबू तुम्हारे दिल में किसी गोशे में मचल रही है, जिसकी मोहब्बत की आग तुम्हारे वजूद को धीरे धीरे जला रही है, जिसकी जुदाई का एहसास ही तुमको पागल किए जा रहा है। फिर अचानक तो सब्जा गुबार एक जगह जमा होने लगा और चंद सातों के बाद लालटेन की मध्यम रोशनी में सूनम का चमकदार जिस्म अपनी पूरी रानाई के साथ मौजूद था। आर्यान, तुम मेरे लिए परेशान थे ना? तुम सोच रहे थे कि शायद मैं तुमको छोड़कर चली गई हूं, लेकिन देख लो, मैं वापस आ गई हूं। अपनी उदासी दूर कर लो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मगर मैं हवन्नकों की तरह आंखें फाड़े उसे देख रहा था। अब मुझे मालूम हो गया था कि जिस सब्ज मौत ने इलाके में कहर मचा रखा है वो दरअसल सूनम है, और सूनम कोई इंसान नहीं है। मेरे माथे पर खौफ के मारे पसीना आने लगा
और मेरा हलक सूखने लगा। हाँ आर्यन, वो मेरी कैफियत समझते हुए बोली, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक नागन हूं। ऐसी नागन जिसकी दुनिया एक इंसान ने उजाड़ दी और अधमुआ कर कर मुझे फेंक दिया। मुझसे मेरी हंसी और मेरी दुनिया छीन ली और मुझे कातिल बना दिया। मैं और मेरा नाग हंसी खुशी रह रहे थे, खुले पानियों और आजाद फजाओं में प्यार के गीत गाते, एक दूसरे की मोहब्बत से सरशार थे। मगर हमारी खुशियों का चांद अचानक गहना गया, मेरे सारे ख्वाब टूट गए। एक पुजारी की नजर हम पर पड़ी और उसने अपनी जादुई ताकतों को बढ़ाने के लिए मेरे नाक को काली माता की बलि चढ़ा दिया और उसके खून से दिए जलाकर काला इल्म करके काली की ताकतों का मालिक बन बैठा। फिर मुझसे हजारों नाजायज काम लेकर मुझे इस्तेमाल करके संदूक में बंद करके फेंक दिया। मुझे इंसानों से शदीद नफरत है, क्योंकि यही इंसान मेरी खुशियों के कातिल हैं। इसीलिए मैंने सब्ज मौत बनकर इंसानों से इंतकाम लेना शुरू कर दिया। करीब था कि मैं ये बस्ती उजाड़ देती, मगर मेरी जिंदगी में तुम आ गए। तुम्हारी मोहब्बत और तर्ज अमल ने मुझे सिखाया कि सब इंसान बराबर नहीं है। कोई इस पुजारी जैसा जालिम है और कोई तुम जैसा मोहब्बत करने वाला। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी वजह से इंसानों को मुआफ कर देती हूं और आज के बाद कहीं भी कोई सब्ज मौत का शिकार ना होगा और ना किसी का जिस्म नीले गुबार में बदलेगा, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा के लिए ये जगह छोड़ दूंगी और वीरानियों को अपना मस्कन बनाऊंगी, क्योंकि मेरा दिल जख्मी है। मैं चाहती तो तुमको बिना बताए चली जाती, मगर ये तुम जैसे सच्चे इंसान से नाइंसाफी होती। वो रवानी से कहती चली गई और मैं दीवार से चिमटा हुआ खौफ से थरथराता रहा। मैं प्रीतम को नहीं मारना चाहती थी, मगर उसने मरने वाले दिन मेरी इज्जत पर हमला किया था। वो मुझे डराता धमकाता था कि मैं उससे शादी कर लूं, वरना वो गांव वालों को बता देगा कि मैं आर्यन एहसन की रखेल हूं और मैं एक हिंदू हूं। उसने उस दिन मुझे सोचने के लिए एक रात का वक्त दिया। मैंने उसे मना कर दिया, फिर मैंने उसे मार दिया। तुमको हकीकत बताने जा रही थी, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि तुम डर ना जाओ, इसलिए खामोश रही। मगर आज जिस मोहब्बत से तुम मेरे लिए चीजें लेकर आए थे और मुझे रात को शादी की ऑफर देने वाले थे, मुझसे रहा ना गया। मैंने पक्का फैसला कर लिया कि तुमको हकीकत बता दूं। तुम जो सोच रहे हो वो नामुमकिन है, क्योंकि मेरा अंग अंग जहर से भरा हुआ है। प्रीतम के बारे में सच्चाई सुनकर मेरी आंखों में उसके लिए नफरत की परछाइयां नमूदार होने लग गईं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर कमीना निकलेगा। वो बात को जारी रखते हुए कहने लगी, आर्यन, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं बड़ी शिद्दत से तुमको अपनाना चाहती हूं और ये एहसास मेरे नाक का गम भुला देने के लिए काफी था। तुम्हारी रफाकत में मैं अपने गम को भूल सकती थी, मगर मैं हकीकत से नजर नहीं चुरा सकती। मैं सच से मुंह नहीं मोड़ सकती, और वो सच ये है कि मैं जहर से भरी हुई एक नागन हूं। मैं किसी इंसान की पत्नी नहीं बन सकती, ये बात तुम भी जान लो। और मैं यहां से खुशगवार यादें लेकर जा रही हूं। इन यादों के सहारे मैं जिंदगी गुजार लूंगी। मेरी वीरान जिंदगी में हसीन यादों के फूल और खुशबू बिखेरने का बहुत शुक्रिया। मुझे ये अरमान भी रहेगा कि मैं तुम्हारी ना हो सकी। ये कहकर वो मेरे करीब आई और मेरा हाथ थाम कर अपने होंठों से लगा लिया। मैं बेहिस्सो हरकत खड़ा उसे देखता रहा। मेरे वजूद में एक झुरझुरी सी उठती हुई महसूस हुई। अचानक सूनम दोबारा से सब्ज रंग के गुबार में ढलकर एक सब्ज रंग की नागन बन गई। उसने लम्हा भर को मुझे देखा। मैंने उसकी आंखों में तैरते आंसू और कर्ब को देखा। वो रेंगती हुई कमरे से बाहर जाने लगी। मेरे हाथ पर सब्ज रंग का निशान वाज़ेह था। एक लम्हे में ही मुझे अपना सब कुछ डूबता हुआ महसूस हुआ। मुझे लगा कि मेरी दुनिया उजड़ गई है और सूनम की जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने अपने आप को समेटा और तेजी से रेंगती हुई नागन पर चस लगाई, जो क्वार्टर के कोने में बने सुराख में जा रही थी। मैं उड़ता हुआ कोने में धड़ाम से गिरा, मगर मैंने नागन की दुम पकड़ ली, जिससे सब्ज रंग का लेसदार माता मेरे हाथ पर लग गया। मुझे अपने जिस्म में दर्द की लहरें सी उठती हुई महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तेज धार आरी से जगह जगह से मेरा बाजू काट रहा हो और उसमें मिर्चें भर रहा हो, लेकिन मैंने परवाह नहीं की, क्योंकि मैं सूनम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं यादों के सहारे नहीं जी सकता था। एकदम से अचानक पकड़े जाने पर नागन तेजी से वापस पलटी और शोलाबार निगाहों से उसने मुझे घूरा।
जिसमें शदीद हौलनाकी थी, लेकिन मैंने उसे न छोड़ा और तेजी से बोला, सूनम, अगर दिल में मेरे लिए जरा भी मोहब्बत है तो मेरी बात सुन लो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं गिड़गिड़ाने लगा। नागन ने लम्हा भर मुझे, फिर मेरे हाथ को देखा और फिर नागन से सब्ज गुबार सा उभरने लगा, मतलब वो इंसानी शक्ल में आने लगी थी। मैंने उसे छोड़ दिया, मगर मेरे हाथ में शदीद दर्द हो रहा था और बाजू की खाल उधड़ती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने कोई परवाह ना की। थोड़ी देर बाद सूनम मेरे ऊपर झुकी हुई थी। सूनम, मैंने बाजू टेक कर उठते हुए कहा। हां जल्दी बोलो आर्यान, उसने सपाट लहजे में कहा। मैं सिर्फ तुमसे 2 बातें करूंगा, मैंने उठकर नीचे बैठते हुए कहा। तुम मानती हो कि मैं तुम्हारा मोहसिन हूं, मतलब मेरे अच्छे रवैये और हमदर्दी ने तुमको इंसानों से मोहब्बत करने पर मजबूर किया। हां, वो धीरे से बोली। तुम ये भी मानती हो कि मैं तुमसे सच्चा रिश्ता बनाना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। हां, उसने सर्द आह भरकर कहा। तुमने अपने नाक को खोया है, तुम समझ सकती हो कि अपने की जुदाई कितनी अजियतनाक होती है, किस कदर तकलीफ देती है। तो क्या जिस कर्ब से तुम गुजरी हो, क्या तुम मुझे भी वही सजा देना चाहती हो? और तुम चाहती हो कि जिस दर्द को तुमने सहा है, मैं भी वैसा ही दर्द सहूं? जिस कदर दुख तुमको नाक की जुदाई का हुआ है ना, उसी कदर दुख मुझे भी तुम्हारी जुदाई का होगा। मैं भी उसी तरह जानकुनी के लम्हात से गुजरूंगा जिनसे तुम गुजर रही हो। क्या तुमको अंदाजा है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? इस क्वार्टर के दरो दीवार क्या तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर पाएंगे? और क्या मैं तुम्हारे जाने के बाद इस क्वार्टर में आने की हिम्मत कर सकूंगा? मुझे ये एहसास कौन दिलाएगा कि मेरे क्वार्टर में तुम हो? तुम्हारे वजूद की महक मैं कहां से लाऊंगा सूनम? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? उसकी आंखें फैलने लगीं, उनमें आंसू चमकने लगे, मगर उसने सपाट लहजे में कहा, मैं जानती हूं सब, और मैं खुशी से तुमको सजा देकर नहीं जा रही हूं। मेरा दिल भी डोल रहा है, मैं भी पल पल मरती रही हूं ये फैसला करते हुए, क्योंकि हमारा मिलन नहीं हो सकता। मैं नागन हूं, मेरा जहर तुमको बेमौत मार देगा। तुमने कुर्ब की ख्वाहिश करनी है, और इसी ख्वाहिश की वजह से तुम मर सकते हो। इसलिए मेरी वजह से मरने से बेहतर है कि तुम जिंदा रहो, और मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी अहम है। इसीलिए मैं चाह रही हूं, ना चाहते हुए भी हमें यह जहर पीना होगा, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें तुम ना हो सूनम, मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, और फिर मिन्नतें करने लगा, लेकिन वो बार बार इनकार करने लगी। मैंने भी एक फैसला किया और कहा, ठीक है सूनम, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मगर मैं भी तुमसे अहद करता हूं, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। ये कहते ही मैंने अपने बाजू पर पड़े हुए जहर को तेजी से चूसकर अपने जिस्म में मुंतकिल करने लगा। जहर के मेरे अंदर उतरते ही मेरे रुआं रुआं में जैसे आग भड़क उठी और मैं उसमें जलने लगा। फिर मैंने सूनम से डूबती आवाज में कहा, मैं तुम्हारे जिस्म का भूखा नहीं हूं, ना ही मुझे शौक है तुम्हारे कुर्ब का। तुम मेरे सामने रहो बस, और मैं तुम्हें देखकर अपनी सारी उम्र गुजार दूं। मैंने बाजू पर मौजूद आधा जहर चाट लिया और फिर मेरी आंखें बंद होने लगीं। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, मगर इस रुकते सांस के दौरान मैंने सूनम की चीख सुनी और फिर मेरा जहन अंधेरों में गुम होने लगा, शायद हमेशा के लिए।